हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसका इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। ये हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में इसकी कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, जिससे कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। एसआई स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। बेटा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100, वेयर P stands for principal, R stands for rate of interest per annum and T stands for time period in years, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी टाइप लिख दिया, मैं आपको इसको समझा देती हूँ क्या लिखा है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दी इनिशियल प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है बेटा? स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल होती है उसी के ऊपर थ्रू आउट दी ईयर्स, जितने भी ये ईयर दिए जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि उसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट आफ्टर एवरी कन्वर्जन ईयर पीरियड। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है जो पैसा आपने किसी से लिया था, सपोज की जब आपने 10,000 किसी से लिया है, ठीक है, और 1 साल के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 1 ईयर के बाद जो भी उसके ऊपर आप सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, और वो जो बनता है अमाउंट, वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर ये बोला द पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। मतलब वो पीरियड जिसमें कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। सपोज कीजिए आपने किसी से 3 इयर्स के लिए पैसा लिया है, ठीक है, और 3 इयर्स, अब 1 ईयर के बाद 1 ईयर में आपने स्टार्टिंग में 10,000 लिया था, ठीक है, आपने 10% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपीज लिया। तो 1 ईयर के बाद ऑब्वियसली 10% के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना निकलेगा? 1,000। यानी कि तो अब यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ पर जो है अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया है, वो कितना निकला है? 1,000। और आपका प्रिंसिपल कितना था? 10,000। यानी कि 11,000 आपका प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो ये जो पीरियड है, 1 ईयर का जो पीरियड है, जिसमें कि इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल थी उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? कन्वर्जन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और कन्वर्जन पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कन्वर्जन पीरियड आपका 1 ईयर का होता है तो इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? कंपाउंडेड एनुअली, कि इंटरेस्ट जो है वो सालाना, मतलब 1 ईयर में वन टाइम चार्ज किया गया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एब्रीविएटेड एज C.I, इसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है बेटा, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। द कन्वर्जन पीरियड में बी 1 ईयर, हाफ ईयर, 3 मंथ्स और 1 मंथ एंड द इंटरेस्ट इज सेट टू बी कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब कन्वर्जन पीरियड मतलब किसी से आपने पैसा उधार लिया, अपने बैंक में जाके कुछ अमाउंट लिया, ठीक है, वो आप कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? आप 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ हाफ ईयर के लिए भी ले सकते हैं, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी ले सकते हैं। और तो इसमें क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट जो है उसको बोला जाता है कंपाउंडेड। अभी इंटरेस्ट कैसे हम चार्ज करते हैं? कंपाउंडेड एनुअली चार्ज होता है, सेमी एनुअली चार्ज होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है। बेटा जब आप वर्कशीट्स करेंगे तब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सेमी एनुअली किस तरीके से चार्ज होगा, क्वार्टरली किस तरीके से चार्ज होगा, मंथली किस तरीके से चार्ज होगा, और एनुअली किस तरीके से चार्ज होगा। ये वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज मैंने बनाया है, बेसिक नॉलेज आपको देने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, बेटा देखिए इसकी जो फर्स्ट वर्कशीट आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, जो कि बहुत लेंथी पड़ता है। लेकिन अगर हमें बुक में दिया तो ऑब्वियसली हमको सोल्व करना पड़ेगा। इजी है बट लेंथी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वर्कशीट आपकी स्टार्ट होगी, उससे आप फॉर्मूला पुट करके इजीली, मतलब कम जगह में कम टाइम में अपना जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अमाउंट को ए से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट और पूरे होल की पावर n। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? A माइनस P, A मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख दिया है P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाय 100
पूरे होल की पावर n माइनस पी। अगर इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे ना बेटा तो p यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि देखो अमाउंट का फॉर्मूला ये है। अगर इस p को मैं पूरे को यहाँ लिख दूं, ये पूरा ब्रैकेट ना लगाऊं, तो ये p इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी p बन जाएगा ना, यानी a माइनस पी ही बनेगा। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर p क्या है, प्रिंसिपल है। r% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एनुअली चार्ज किया जाता है। एंड n इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, कन्वर्जन पीरियड है, यानी कि कितने ईयर्स के लिए आपने किसी से इंटरेस्ट पैसा लिया है, क्रेडिट किया, कितने टाइम के लिए आपने किसी से उधार लिया है। ठीक है, 3 इयर्स के लिए है, 2 इयर्स के लिए लिया, 5 इयर्स के लिए लिया, तो दैट इज नोन एज कन्वर्जन पीरियड। अब उसके बाद बात होगी ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन की। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, बेटे डेप्रिसिएशन जो वर्ड होता है ना वो अकाउंटेंसी में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में इसका अलग जो भी मीनिंग है मैं आपको बता देती हूँ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे कि सम क्वांटिटी सच एज पॉपुलेशन, वेट, हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जैसे कि कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे कि पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, किसी का वजन होता है, वेट होता है, हाइट होती है, ठीक है, इंसान की, वो क्या है एक समय के अंतराल के बाद, कुछ टाइम के बाद सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशंस में इंक्रीज होती है, बढ़ती है। द रिलेटिव इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये जो इंक्रीज होती है इसको क्या बोला जाता है, उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर सपोज कीजिए आपकी हाइट बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट इज कॉल्ड द रेट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ की पर यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ ग्रोथ होती है। इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ अ मशीन और अ बिल्डिंग और एनी अदर सच आर्टिकल सब्जेक्ट टू वियर और टियर डिक्रीजेज विद टाइम। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो मशीन का एग्जाम्पल ले लो आप, या फिर आप बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी आर्टिकल इस टाइप का ले लो, वो क्या होता है समय के साथ घटता है, उसकी वैल्यू घटती है। ठीक है, जैसे मकान है, सपोज कीजिए आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, अब वहां पर कुछ टूट फूट भी होगी, आपको व्हाइट वॉश भी कराना पड़ेगा, हो सकता है आपको वहां पर आपको टैंकी टूट जाए वो ठीक करवानी पड़े, आपका मरम्मत करवानी पड़े, बहुत तरीके के काम होते हैं ना। आपके जो आपका जो मतलब जो नल वगैरह है हो सकता है उनको आपको ठीक करवाना पड़े, आपका जमीन में कुछ, बिल्डिंग की जमीन में कुछ टूट फूट हो जाए, सीलन आ जाए, बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या मशीन है, मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये टाइम टू टाइम डिक्रीज होता ही होता है, मतलब ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड इट्स डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं, घिसावट होना, किसी चीज में घिसावट होना है। मशीन है मशीन घिस गई, आपने बोझा यूज कर ली, मशीन घिस गई, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन होना। और डेप्रिसिएशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का पर यूनिट टाइम क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। तो बेटा मैंने इसके अंदर जस्ट आपको रफली आइडिया दिया है कि आपको कुछ मालूम हो कि आप इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ज्यादा मैंने आपको इसमें नहीं बताया है, जब आप वर्कशीट्स करेंगे तब मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो बेसिकली इसके अंदर मैं आपको डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है वो स्टार्ट कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर मैंने आपको सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट से बुक से मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब सपोज कीजिए, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रही हूँ। लेट अस सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। यहाँ पर बेटा आपको सम ऑफ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ही होता है इसका मतलब। अगर सपोज आपका यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 6% है, और 2 इयर्स के लिए आपने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को। तो आप कैसे करेंगे, आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100 करके। तो P क्या है, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 है, और टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स का है। तो आपने डिवाइड किया 100 से, यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। अब सपोज करो एक अलग, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी जो अभी तक आप पढ़ते आए। अब सपोज करो नाउ कंसीडर डिफरेंट सिचुएशन, हम एक अलग तरीके की स्थिति ले लेते हैं। जैसे कि अर्जिका बोरोज अ सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अर्जिका कोई लड़की है जो कि बैंक से 10,000 रुपीज लेती है सॉरी 1 ईयर के लिए लेती है। ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से।
Then at the end of 1 year, Arjika has to pay back the principal and the interest on rupees 10,000 for 1 year at the rate of 6%. तो ऑब्वियसली 1 ईयर के बाद अर्जिका को क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल है यानी कि जो उसने 10,000 रुपीज बैंक से लिए थे वो उसको बैंक को वापस लौटाने पड़ेंगे। साथ में उसको क्या लौटाना पड़ेगा बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से चार्ज करेगा बैंक उससे, क्योंकि कोई किसी को ऐसे पैसा तो देता नहीं है। बैंक अगर उसको पैसा दे रहा है, किसी का पैसे को आप अपने पास जमा करके रख रहे हो कि ठीक है, तो आपका पैसा तो सेफ रहा ना। सपोज कीजिए मैं एक बैंक हूँ, आप मेरे पास आया, आपने मुझसे 10,000 रुपीज लिया, मैंने आपको बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपीज देता हूँ, लेकिन आपको 1 ईयर के बाद 10,000 के साथ इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट भी मुझको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उस कंडीशन को एग्री कर लिया, आपने मुझसे 1 ईयर के लिए पैसा लिया, तो क्या होगा 1 ईयर में मैं 10,000 तो आप मुझे 10,000 तो दोगे, प्लस में इस 10,000 के ऊपर 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला है, यानी कितना निकल गया 600, ये भी आप मुझे पे करोगे, यानी टोटल आप मुझे कितना पे करोगे 10,600 रुपीज। आपने लिए 10,000 थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया 6% पर एनम के हिसाब से, तो आपने मुझे 10,600 दिए। अब आप सपोज करो, अब यहाँ पर क्या, सपोज अर्जिका इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे दिस अमाउंट टू द बैंक। अर्जिका इस कंडीशन में नहीं है कि बैंक को 1 ईयर के बाद 10,600 रुपीज वापस लौटा सके। देन द बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज। तो बैंक अब क्या करेगा, बैंक अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो बैंक क्या करता, ठीक है आपका प्रिंसिपल कितना था 10,000, आपने मुझसे 10,000 लिए थे, तो 10,000 के ऊपर ही अब आप मुझे सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट पे कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहां पे हम प्रिंसिपल 10,000 लेते और हर साल जो है, बेशक वो 10 साल के लिए बैंक से लेता सिंपल इंटरेस्ट में, तब भी हर साल कितना सिंपल इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता 600 और हमारी प्रिंसिपल की रहती 10,000। लेकिन बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर कि आप अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपका प्रिंसिपल यही रहता और इंटरेस्ट भी यही रहता 1 ईयर का। सपोज आप 5 ईयर के, आप बेशक मुझसे, मैं बैंक को मुझसे 5 ईयर के लिए पैसे लेते, तब भी आप 5 ईयर में पर ईयर मुझे 10,600 पे करते। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, जितना भी आएगा वो आप मुझको 5 ईयर के बाद पे कर देते। लेकिन अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो आपका प्रिंसिपल, तो आपका जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट जो है वो हर ईयर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जो आपने मुझसे पैसा लिया स्टार्टिंग में, सपोज आपने मुझसे 10,000 रुपीज लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने मुझे 600 रुपीज दिया, 1 ईयर के बाद कितना आपको मुझे देना है 10,600, अब आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि चार्ज करूंगी आपसे, तो 10,600 को मैं लूंगी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा सेकंड ईयर के लिए 10,600, तो यहाँ पे 600 तो यहीं बढ़ गए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर दोबारा से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो जितना आ गया फिर अमाउंट निकालेंगे, क्या निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो अब 10,000 की जगह 10,600 पे 6% इंटरेस्ट लगा तो वो 636 लगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 11,236 आ गया। ठीक है, अब अगर आप थर्ड ईयर के लिए मुझसे पैसा लेते हो कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, तो मैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अब प्रिंसिपल किसको बना दूंगी 11,236 को, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट में आपके थर्ड ईयर में भी जो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट कर रहे होते 3 इयर्स के लिए, और उसमें जो आपका प्रिंसिपल जो कि 10,000 ही रहता, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या बन गया 11,236। समझे आप, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल होता है, आपका प्रिंसिपल हर साल चेंज होता जाता है। प्रिंसिपल बेटा अगर चेंज हो गया, प्रिंसिपल का अमाउंट अगर बढ़ गया, तो उसके ऊपर बेशक 6% ही इंटरेस्ट लगे, वो भी तो ज्यादा लगेगा। अगर मैं 10,000 का 6% चार्ज कर रही हूँ और 10,600 के ऊपर 6% चार्ज कर रही हूँ, या 11,200 समथिंग के ऊपर 6% चार्ज कर रही हूँ, तो जितना मेरा जो जितना मैं इसको प्रिंसिपल को बढ़ाती जाऊंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भी उतना ज्यादा आएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है किसी के लिए भी देना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ अभी इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।